फाइन स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो गिफ्ट सिटी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो हमारा गिफ्ट सिटी है गांधीनगर में। अभी देखो इसका रैंक 52nd रैंक है, थैंक्स टू द गवर्नमेंट। सरकार एकदम सही दिशा में काम कर रही है और ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सिस्टम है, सर्विस सेंटर है। ये क्या होता है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर? इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पे बहुत सारे काम होंगे। जैसे एग्जांपल देखो, लेट से अंबानी या अडानी है, यदि इनको अपना मीडियम टर्म नोट को इशू करना है, मीडियम टर्म नोट को मतलब 2-3 साल के लिए मान लो कि बॉन्ड जारी करना है इनको, तो इनको जाना पड़ता है सिंगापुर में, इनको जाना पड़ता है लंदन, इनको जाना पड़ता है यूएस, या जो बड़े बड़े जो आईएफएससी वहाँ जाना पड़ता है और वहाँ ये बॉन्ड इशू करते हैं और वहाँ से पैसा मोबिलाइज करते हैं। अब इनको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से गांधीनगर जाके अपना बॉन्ड को इशू कर सकते हैं, अपना मीडियम टर्म नोट को इशू कर सकते हैं। कितना अच्छा बात है। यानी कि ये बस गांधीनगर में गए, अपना मीडियम टर्म नोट किया और बाहर से पैसा मोबिलाइज हो जाएगा, तो बहुत फायदा हुआ ना। दूसरी बात है AIF, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फंड जो है, जानते हो प्राइवेट इक्विटी होता है, उसमें तुम्हारा वेंचर कैपिटल होता है जो स्टार्टअप के लिए आता है। तो आराम से बाहर के जो लोग सब है ना, आराम से यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कह सकते हो कि ये अपने आप में खास बात है कि इससे आपको लंबा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, आप इंडियन मार्केट में ही रह के डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। समझ गए ना? तो देखो यहाँ पे GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है हमारा, वही गिफ्ट सिटी गांधीनगर, ये एक तरह से हमारा फाइनेंशियल सर्विस हब के रूप में काम करने जा रहा है। यानी कि दोनों इनबाउंड और आउटबाउंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द डोमेस्टिक बिजनेस में, यानी कि अंदर भी और बाहर से भी पैसा मोबिलाइज करना हो, यानी कि डोमेस्टिक भी पैसा मोबिलाइज करना हो या इंटरनेशनली भी पैसा मोबिलाइज करना हो, तो हमारे जो प्राइवेट प्लेयर है वो कर सकते हैं अपना बॉन्ड को इशू करके। समझ गए ना? हाँ, इनिशियली प्रोग्रेस स्लो था, अभी बहुत ही अच्छा मोमेंटम हो रहा है। लगभग 31 बैंक्स, मोर देन 80 कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स, कैपिटल मार्केट में जैसे सेंसस वगैरह होता है ना, जहाँ पे खरीद बिक्री किया जाता है, लगभग 80 कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स इसमें इन्वॉल्व है। 37 इंश्योरेंस कंपनी आ चुका है, री इंश्योरेंस कंपनी भी, 37 इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस कंपनी इसके स्टेक होल्डर है। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी तो जानते हो कि मान लो कोई भी चीज़ ले रहे हो तो कुछ भी मान लो कि कुछ खराब हुआ तो वो इंश्योरेंस कंपनी देगा। फिर इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी जो दूसरा इंश्योरेंस होता है उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस कंपनीज, उसके लिए भी जो री इंश्योर करता है डेट्स कॉल्ड री इंश्योरेंस कंपनीज। समझ गए? तो 51 बैंक शामिल है, 80 कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स इसमें शामिल है, 37 इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस कंपनी शामिल है, 55 फिनटेक कंपनी इसमें शामिल है। फिनटेक जो तुम्हारा टेक्नोलॉजी से संबंधित है, टेक्नोलॉजी प्लस जैसे देखो ना, ई-कॉमर्स साइट हो गया, सब तुम्हारा फिनटेक कंपनीज का है, ये सब एग्जाम्पल है। जैसे पेटीएम हो गया, पेटीएम क्लासिकल एग्जाम्पल है फिनटेक कंपनीज का। और लगभग 140 AI फंड्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, यानी कि 140 AI, यानी कि मान लो कि बाहर से किसी को पैसा देना होगा इंडियन स्टार्टअप में, तो आराम से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, यहाँ से पैसा चला जाएगा। तो कहने का मतलब इंडिया को पूरा दुनिया के नक्शे में लाना है ताकि बाहर नहीं जाना पड़े, यहीं पे सब कुछ हो जाए। हाँ, तो व्हाट वर द स्टेप्स टेकन इन द रिसेंट ईयर्स, क्या क्या स्टेप्स लिए गए ताकि इसको प्रमोट करने के लिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को प्रमोट करने के लिए? तो टैक्स इंसेंटिव, क्योंकि टैक्स इंसेंटिव दोगे तभी ये लोग आएगा, बाहर के लोग सब, है ना। इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, देखो अब इंडिया में फाइनेंशियल रेगुलेटर तो बहुत सारे हैं, RBI अपने आप में एक फाइनेंशियल रेगुलेटर है, PFRDA है तुम्हारा, फिर इंश्योरेंस के लिए अपना है, सेबी भी है। अब सबका नियम लगा दोगे इस पर तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए एक सिंगल अथॉरिटी, एक सिंगल अथॉरिटी डेट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, एक सिंगल अथॉरिटी यहाँ बनाया गया ताकि यहाँ पे जो हो नियम कायदा बहुत ही ईजी हो। RBI और सेबी ने भी यहाँ पर रिलैक्स कर दिया, नहीं सेबी और RBI अपना रेगुलेशन लगाता तो फिर क्यूमरसम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे अलग से रेगुलेटर बना दिया गया। समझ गए ना? अब यहाँ पे देखो तो सरकार ने क्या अनाउंसमेंट किया है ताकि गिफ्ट सिटी हमारा और बेटर हो सके और तुम्हारा ये इकोसिस्टम डेवलप हो सके, तो उसके लिए अब जो सनसेट डेट है, यानी कि जो डेट पहले था वो बढ़ा के 2030 कर दिया गया और कहा गया कि 2030 तक, यदि 2030 से पहले तक कोई भी आए यहाँ, कंपनी कोई भी आए, तो उसको 100% उसका टैक्स डिडक्शन है, यानी कि 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा फॉर द 5 ईयर्स।
यानी कि 2030 तक कोई आए तो उसके बाद 5 साल तक कोई नहीं लगेगा, 5 साल के बाद 5 साल के बाद फिर 50% लगेगा। तो एक तरह से टैक्स रिबेट है। द एक्सटेंशन ऑफ द सनसेट डेट टू 2030 बाय क्लेमिंग 100% डिडक्शन फ्रॉम इनकम टैक्स फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स तक के लिए, यानी कि 2030 से पहले तक आप लगाते हो तो आपको 5 साल तक के लिए कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। जैसे आपका 5 साल खत्म होगा तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए आपको 50% टैक्स लगेगा आपके ऊपर। एंड हेंस मोर कंपनी, इसलिए उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक कंपनी यहाँ पे आएगी, ऑनबोर्ड करेगी, यहाँ पे शामिल होगी। ट्रांसफर ऑफ यूनिट, मान लो कि लंदन में मान लो कि मेन उसका सेंटर है, तो वो तुम्हारा यहाँ पे भी वो ट्रांसफ़र कर सकता है, तो उसके लिए भी टैक्स एग्जेम्प्ट है। ट्रांसफर ऑफ यूनिट और शेयर ऑफ ऑफशोर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड टू एआईएफ लोकेटेड इन, यानी कि मान लो कि मेन सेंटर तुम्हारा लंदन है लेट्स से, तो वो अपना क्या कर सकता है, वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे भी ट्रांसफ़र कर सकता है अपना यूनिट। जैसे लंदन में मान लो कि लंदन का आईएफएससी में है, वहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वहाँ का है, उसमें एआईएफ है, वहाँ पे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, वो अपना लोकेट करके इंडिया में कर सकता है, उसके लिए भी टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, ये फायदा होगा देखो। और इसमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और रिटेल स्कीम को भी ऐड कर दिया गया। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो मॉरिशियस में है, मॉरिशियस से जो पैसा आ रहा है एआईएफ में, जो सिंगापुर से आ रहा है वो इंडिया में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो ले नहीं रहे हैं, पूरी तरीके से वो कर दिया गया, रिलैक्स कर दिया गया। रूल्स को बहुत सिंप्लीफाइड किया गया है ना। एंड देखो ये शिप लीजिंग एक्टिविटीज़, देखो अभी शिप लेना बहुत महंगा है, एयरक्राफ्ट लेना बहुत महंगा है, तो हम लोग क्या करते हैं, लीज करते हैं। तो लीजिंग वाला चीज़ यहाँ पे भी संभव है अब, यानी कि आप गांधीनगर का जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पे भी जाकर आप लीज वाला काम कर सकते हो, वेरी इजी, ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो वही चीज़ लिखा गया है, क्या क्या एक्टिविटी अभी तक हुआ है रिसेंट टाइम में वहाँ पे। तो फंड रेजिंग हुआ है जी, ग्लोबल बॉन्ड इश्यूएंस करके, जारी करके, इंश्योरेंस भी हुआ है, गोल्ड इंपोर्ट थ्रू द बुलियन एक्सचेंज, गोल्ड का भी इंपोर्ट हुआ वही बुलियन एक्सचेंज करके, और एयरक्राफ्ट लीजिंग भी हुआ, शिप लीजिंग भी हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कंट्री के लिए। और एज अ ओवरऑल रैंक देखोगे तो गिफ्ट सिटी तुम्हारा जो है 52nd रैंक आता है आउट ऑफ 121 ग्लोबल ऑफशोर सेंटर्स में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा जो एंट्री बहुत लेट हुआ है, उसके बावजूद हम यदि 52nd रैंक है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि मंथली टर्नओवर का बात करें, है ना, तो 2024 का यदि मंथली टर्नओवर का बात करें तो बहुत ही अच्छा हुआ, $102 बिलियन का हुआ है यहाँ पे। हाँ, और इस तरह का जो लाइट टच रेगुलेशन है ना, फ्लेक्सिबल एंट्री और एग्जिट रूल से बहुत ही सही दिशा में सरकार प्रवेश कर रही है, सरकार जा रही है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर के अंदर भी यदि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाया जाए तो और बड़े तरीके से ये काम करेगा। तो गिफ्ट सिटी बहुत ही सही डायरेक्शन में जा रहा है। दैट्स इट, कंप्लीटेड।